इस वीडियो में हम बात करेंगे 2002 की फ्रेंच फिल्म मोंसियोर बातिग्नॉल के बारे में, जो कहानी है एडमंड बातिग्नॉल नाम के एक आदमी की, जिसने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से करवानी चाहिए जो नाजी सिपाहियों के साथ काम करता है। पर एक दिन उसके घर एक जूइश लड़का आया जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। 1942 में जब वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन्स ने फ्रांस पर कब्जा किया था, उस वक्त पेरिस शहर में एडमंड नाम का एक किराने वाला अपनी दुकान संभाल रहा था। उसकी दुकान जिस बिल्डिंग में थी, उस बिल्डिंग में डॉक्टर मैक्स बर्स्टेन का परिवार भी रहता था। लूशियन नाम के एक आदमी ने उस परिवार के लिए नकली कागजात बनवाए ताकि वो लोग सुरक्षित रहे और उस देश से निकल सके। पर अपनी नई पहचान से मैक्स का छोटा बेटा साइमन खुश नहीं था। एक दिन एडमंड को पता चला कि उसकी दुकान से कुछ सामान चोरी हुआ है और ये बात उसने अपनी पत्नी, बेटी और होने वाले दामाद को बताई। एक तरफ मैक्स अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल रहा था, तो दूसरी तरफ एडमंड चोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसके दामाद जॉन का कहना था कि ये चोरी मैक्स के बेटे ने की है। एडमंड इस बारे में बात करने मैक्स के पास गया, पर उसी वक्त जॉन ने उस परिवार के बारे में सिपाहियों को बता दिया। मैक्स जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था, पर एडमंड उससे बहस करने लगा, जिसकी वजह से उसे देर हो गई। साइमन के बुलाने पर भी मैक्स घर से निकल नहीं पाया और जब तक उसने एडमंड को पैसे दिए तब तक वहाँ पुलिस वाले आ गए। एक एक कर पूरा परिवार जॉन की वजह से पकड़ा गया, पर मैक्स एडमंड को इस बात का जिम्मेदार मानने लगा। एडमंड उनकी गिरफ्तारी से खुश नहीं था, क्योंकि सालों पहले मैक्स ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। अगले ही दिन नाजी सिपाही वहां आ पहुंचे और मैक्स के घर का सामान जर्मन ऑफिस में भेजने की तैयारी करने लगे। जॉन हमेशा से मैक्स के घर पर कब्जा जमाना चाहता था, पर उसकी इस सोच से एडमंड सहमत नहीं था। उस घर को पाने के लिए जॉन ने अपने एक साथी को जर्मन्स के पास भेजा और उस आदमी ने बताया कि जर्मन कर्नल स्प्राइट की एक गर्लफ्रेंड है जो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और अगर जॉन उसके लिए एक नाटक लिखे तो मैक्स का घर उसे सौंप दिया जाएगा। ठीक उस वक्त जॉन को एक आदमी नजर आया जिसे उसने अपना लिखा हुआ नाटक दिया था, पर जॉन के काम की बेइज्जती करके उसने जॉन को निराश कर दिया। एडमंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए वो ना तो अपनी पत्नी मार्गरीट को बात करने देता है और ना ही अपने कस्टमर्स को। उस दिन उसकी बेटी मिशेल ने बताया कि वो जॉन के साथ स्प्राइट की एक पार्टी में जाने वाली है और ये सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो गया। एडमंड जर्मन्स के खिलाफ था, पर जॉन की वजह से कुछ कह नहीं पाया। मार्गरीट की सोच अपने पति से बिल्कुल अलग थी और वो मैक्स के घर में रहने के सपने देख रही थी, पर एडमंड ने साफ साफ कह दिया कि वो उस घर में नहीं रहेगा। स्प्राइट की पार्टी में जॉन ने उसे अपने लिखे नाटक के बारे में बताया, पर स्प्राइट का ध्यान नाटक से ज्यादा मिशेल पर था। जॉन को उसके इरादे ठीक तो नहीं लगे, पर अपने फायदे के बारे में सोचकर वो चुप हो गया। जॉन के साथ साथ स्प्राइट एडमंड को भी एक काम देना चाहता था। उसने एडमंड से कहा कि उसे एक पार्टी के लिए केटरिंग का काम संभालना होगा और ये काम मिलते ही उस परिवार को मैक्स का घर भी मिल जाएगा। मार्गरीट ये सोचकर खुश होने लगी कि अब वो लोग एक आलीशान जिंदगी जी पाएंगे, पर जर्मन्स के लिए काम करके एडमंड खुश नहीं था। जॉन अब भी जूइश लोगों को पकड़वाकर पैसे कमा रहा था और उन्हीं पैसों से उसने एडमंड के लिए एक डिलीवरी वैन खरीद ली जो पहले एक जूइश आदमी की हुआ करती थी। एडमंड का भाई ये सोच रहा था कि वो उस घर में किराए पर रह रहा है, पर वो ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ जॉन को जूइश लोगों को पकड़वाने के बदले दिया जा रहा है। उस रात पार्टी के दौरान अचानक साइमन वहां आ पहुंचा और अपने पिता के बारे में एडमंड से पूछने लगा। वो ये समझ नहीं पाया कि उसके घर में एडमंड और जर्मन सिपाही क्या कर रहे हैं और एडमंड उसे वहां से भाग जाने की सलाह देने लगा। साइमन को भूख लगी थी, इसलिए एडमंड ने उसे छुपाकर खाना देने का फैसला किया। साइमन को असल में उसकी माँ ने जर्मन्स की चंगुल से छुड़ाया था और वो बचकर वहां से भाग निकला था। उसका कहना था कि उसके पिता भी वहां आने वाले हैं, पर एडमंड जानता था कि उसकी मदद करने से वो मुसीबत में पड़ जाएगा, इसीलिए उसे साइमन को जल्द से जल्द वहां से भगाना होगा। अपनी बिल्डिंग के एक कमरे में उसे छुपाकर एडमंड उसके लिए खाना लेने चला गया और किसी तरह सबकी नजरों से बचने की कोशिश करने लगा, पर मार्गरीट समझ गई कि वो कुछ छुपा रहा है। एडमंड के पहुंचने से पहले ही साइमन सो गया था, इसलिए एडमंड उसे घर से बाहर भेज नहीं पाया। मार्गरीट से सच छुपाने में वो कामयाब हुआ और अगली सुबह सबसे छुपकर वो साइमन का ध्यान रखने लगा। साइमन अपने घर के उस कमरे में छुपा हुआ था जहां कोई आता जाता नहीं, पर उस बिल्डिंग में रह रहे लड़के पॉल को शक था कि उस कमरे में कोई मौजूद है। एडमंड और साइमन की दोस्ती होने लगी और उसे संभालते हुए वो अपने परिवार के साथ भी वक्त बिताता रहा। जॉन कई सालों से मिशेल से शादी करने की कोशिश कर रहा है, पर मिशेल हर बार उसकी बात को टाल देती है और ये सब कुछ देखकर एडमंड समझ गया कि उसकी बेटी सच में जॉन से प्यार करती ही नहीं। साइमन से बातें करने पर एडमंड को पहली बार समझ आ रहा था कि जूइश लोगों के लिए जीना हमेशा से मुश्किल रहा है, क्योंकि फ्रांस का कानून भी उन्हें हर चीज में पीछे ढकेलता है। इन बातों के बीच उन दोनों की बहस हो गई, क्योंकि साइमन जानता था कि उसके परिवार वाले एडमंड की वजह से पकड़े गए हैं।
उस दिन एडमंड साइमन के रिश्तेदारों को ढूंढने निकला ताकि वो साइमन से छुटकारा पा सके, पर उसे बताया गया कि उसके रिश्तेदारों को भी जर्मन्स अपने साथ ले गए हैं। इतना ही नहीं, अब एडमंड पर साइमन की कजिन्स की भी जिम्मेदारी आने वाली थी, क्योंकि उन्हें अब तक छुपा कर रखा जा रहा था। पर एडमंड ने उन्हें अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। घर लौटने पर उसे पता चला कि साइमन छत पर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है और उसे घर में बुला के उसने समझाया कि वॉर के दौरान कोई भी उसका दोस्त नहीं है, इसलिए उसे दुनिया की नजरों से बचकर रहना होगा। साइमन ये सोचकर डरने लगा था कि शायद वो अपने माता पिता से कभी मिल नहीं पाएगा, पर एडमंड ने उसे बेहतर महसूस कराया और कहा कि वो उनके बारे में पता करने की पूरी कोशिश करेगा। एडमंड जानता था कि ज्यादा दिनों तक साइमन को वहाँ रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे इस देश से निकालने की कोशिश में लग गया। वो लूशियन से मिलने गया जो साइमन के परिवार को उस देश से निकालने वाला था, और अब वो साइमन को स्विट्जरलैंड ले जाने के लिए और पैसे मांगने लगा। लूशियन समझ नहीं पाया कि आखिर एडमंड उस बच्चे को बचाने के लिए इतना जोखिम क्यों उठा रहा है, पर इस बात का एडमंड ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात साइमन से बातें करते हुए एडमंड को पता चला कि पास के एक कमरे में कोई जर्मन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद है। वो जर्मन कोई और नहीं स्प्राइक था और उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं मिशेल की दोस्त एडविक थी। एडमंड को अब साइमन का ठिकाना बदलना पड़ा और वो उसे अपनी दुकान के बेसमेंट में ले गया, जहाँ साइमन को अब अंधेरे में रहना पड़ रहा था। इन हालातों की वजह से एडमंड को बुरे सपने आने लगे, पर वो किसी से मदद मांग नहीं पाया। एडमंड के पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए लूशियन के कहने पर वो साइमन के परिवार का सामान लेने गया, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। पर जो चीज वो ढूंढ रहा था वो उस जगह पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि शायद स्प्राइक वो अपने साथ अपने ऑफिस में ले गया। मार्गरीट जानना चाहती थी कि आखिर उसे पैसों की जरूरत क्यों है, पर उसने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया और अपने डिलीवरी के काम पर फिर से लग गया। डिलीवरी के बहाने वो चोरी छिपे स्प्राइक की ऑफिस में घुसा, जहाँ उसे मैक्स का सामान मिल गया। उसकी एक मुसीबत तो टल गई, पर वो ये नहीं जानता था कि जो वैन उसे जॉन ने दी थी वो एक जूइश वैन थी और पेंट उतरने की वजह से नाजी सिपाही उससे पूछताछ करने लगे। किसी तरह उसने सिपाहियों को समझाया कि वो जूइश नहीं है, पर तब तक स्प्राइक को उसकी असिस्टेंट एंड्रिया ने बता दिया था कि उन्हें एडमंड पर नजर रखनी चाहिए। कुछ देर बाद स्प्राइक ने एडमंड के घर में कॉल किया, पर उसकी परेशानी बढ़ गई जब उसे पता चला कि साइमन की बहनें वहीं मौजूद है। सारा और जूलिया नाम की वो दोनों लड़कियां खिड़की के रास्ते से बेसमेंट में घुस आई थी, और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता जॉन जबरदस्ती बेसमेंट में गया। उसने उन बच्चों को पहचान लिया और बच्चों के साथ साथ एडमंड को भी नाजीज के हवाले करने की बात करने लगा। जॉन का पागलपन बढ़ता जा रहा था और ना चाहते हुए भी हर किसी को उसकी बात माननी पड़ रही थी। पर जब स्प्राइक अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा तो उन्हें जॉन की लाश मिली। मिशेल ने बताया कि उसने कातिल को नहीं देखा और उसका पता लगाने के लिए एडमंड पुलिस के पास गया है। एडमंड बच्चों को लेकर जूलिया और सारा के घर गया और वो सब जर्मन्स की नजरों से बच गए। अगले दिन मौका मिलते ही एडमंड मैक्स की एक पेंटिंग बेचने निकला और उसने बताया कि पेंटिंग के बदले मिलने वाले पैसों से वो कुछ बच्चों को स्विट्जरलैंड भेजने वाला है। उसे कम पैसे मिल रहे थे, पर उस आदमी के अलावा वो ये पेंटिंग किसी और को बेच नहीं सकता था, इसलिए कम पैसों में ही उसे सौदा करना पड़ गया। एडमंड कई दिनों तक अपने घर से दूर रहा और सिर्फ मिशेल पर भरोसा करके उसने उससे मिलने का फैसला किया। मिशेल ने बताया कि लोग अब एडमंड को एक क्रांतिकारी समझने लगे हैं, इसलिए कुछ पैसे देकर उसने मिशेल से कहा कि उसे अपनी माँ के साथ एडमंड के भाई के पास जाना होगा, जो नॉर्मंडी में रहता है। वो खुद उसी रात स्विट्जरलैंड के लिए निकलने वाला है और अपने पिता से अलग होकर मिशेल रोने लगी। अपने परिवार को अलविदा कहकर एडमंड बच्चों के साथ स्टेशन गया, पर उसके पास सारा और जूलिया के नकली कागजात नहीं थे, इसलिए उसे पैसे देकर ट्रेन में जाना पड़ गया। ट्रेन में उसने बच्चों के लिए खाने की कुछ चीजें खरीदी और कुछ देर के लिए वहाँ से बाहर चला गया। ट्रेन में मौजूद लोग बच्चों से पूछताछ करने लगे और झूठी कहानी बनाकर साइमन ने हालात संभाल लिए। मगर अगली ही सुबह स्टेशन पर एक जर्मन सिपाही की नजर उन पर पड़ी। असल में वो सिपाही डॉक्टर को ढूंढ रहा था और ट्रेन में साइमन ने कुछ लोगों को कह दिया था कि एडमंड एक डॉक्टर है। अब एडमंड सिपाहियों के बीच फंस गया था और वो ये तक नहीं जानता था कि उसे करना क्या है। सही वक्त पर एक नर्स वहां आ गई और उसने एडमंड की मदद की। किसी चमत्कार की तरह एडमंड का तुक्का काम कर गया और एक जर्मन सिपाही का इलाज करके वो आजाद हो गया। पर जाने से पहले उस नर्स ने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उन्हें एक असली डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ये कहकर मुस्कुराते हुए वो वहाँ से चली गई। एडमंड उन तीनों बच्चों के साथ आगे का सफर तय करने लगा और वो चारों जर्मन्स की नजरों से बचते हुए एक फार्म हाउस के पास पहुँचे। एडमंड ने उस फार्म हाउस में रह रहे लोगों से खाने की चीजें मांगी और कुछ देर के लिए वो सब बिना किसी फिक्र के आराम कर पाए।
कुछ देर बाद फार्म हाउस की मालकिन आयरीन वहां आई और एडमंड उससे बात करने की कोशिश करने लगा, पर साइमन बार बार बीच में बोल रहा था, इसलिए वो आयरीन से अकेले में बात करने चला गया। एडमंड ने सारा सच उसे बता दिया और आयरीन की मदद से उसे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जो उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाएगा। वो आदमी इलाके के चर्च का पादरी है, इसलिए किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। एडमंड उन बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए उसी घर में रहने लगा और वो सब एक परिवार की तरह रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक साइमन और एडमंड की फिर से बहस हो गई। ये सब कुछ देखकर जूलिया रोने लगी और उसे संभालने का काम एडमंड ने ही किया। आयरीन का छोटा बेटा मार्टिन साइमन से कहने लगा कि एडमंड पैसे लेकर उसे जर्मन्स के हवाले कर देगा और उसे सिर्फ मार्टिन का बड़ा भाई बचा सकता है, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी है जिसने जर्मन सिपाहियों को मारा है। साइमन उसकी बातों में आ गया और एडमंड से दूर जाने लगा। ये देखकर एडमंड को पछतावा तो हुआ, पर मार्टिन की मां ने उसे बेहतर महसूस कराया। उस रात मार्टिन को पता चला कि आयरीन और एडमंड एक दूसरे को पसंद करते हैं और गुस्से में वो अगली ही सुबह साइमन को अपने साथ ले गया। जब एडमंड को पता चला कि साइमन पैसे लेकर घर से बाहर चला गया है, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। साइमन ने पैसे मार्टिन के भाई आर्थर को दे दिए और अपनी कहानी उसे बताने लगा, पर उनकी सारी बातें एक अनजान आदमी ने सुन ली। वो आदमी एक पुलिस वाला था, इसलिए साइमन को वहीं छोड़कर आर्थर और मार्टिन वहां से भाग निकले। एडमंड को बताया गया कि साइमन पुलिस स्टेशन में है और बिना वक्त गवाए एडमंड स्टेशन की ओर बढ़ा। साइमन से पूछताछ शुरू हुई, पर फिर से अपनी समझदारी की वजह से साइमन ने अपने आप को बचा लिया। इतना ही नहीं, एल्बर्ट नाम के पुलिस वाले ने उनकी मदद की और कहा कि वो उस परिवार को जानता है। फिर भी एडमंड और साइमन को शक की नजरों से देखा गया और उन्हें जर्मन्स को सौंपने की बात की जाने लगी, इसलिए मौका देखकर साइमन और एडमंड वहां से भाग निकले। आयरीन ने इलाके के पादरी से बात कर ली थी और उसने उन दोनों को अपने चर्च में छुपने की जगह दी। पूरे दिन उस चर्च पर नजर रखी गई, पर पादरी ने उन्हें पुलिस की नजरों से बचा लिया और आयरीन की मदद से अगले ही दिन एडमंड बच्चों को लेकर वहां से निकल गया। अंत में एडमंड ने बच्चों को आजाद इलाके में छोड़ दिया, जहां से वो लोग सही सलामत स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे। वो वापस अपने घर लौटने की कोशिश करने लगा, पर वो उन्हें अकेला छोड़ नहीं पाया और उस दिन के बाद वो उन बच्चों के साथ वॉर खत्म होने तक स्विट्जरलैंड में ही रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।